नमस्कार, मैं रानू श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल रानू की डिजिटल लाइब्रेरी में आप सबका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे कुछ लोगों ने पर्सनली मैसेज करके बोला था कि मैं अपने कोरोना से संक्रमित होने से ठीक होने तक के पूरे अनुभव लिखकर या वीडियो के माध्यम से शेयर करूँ, जिससे मेरे जानने वालों को और वीडियो देखने वालों को कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो मैंने सोचा कि मेरा तो खुद ही एक YouTube चैनल है, जिस पर मैंने किन्हीं कारणों से कई दिन से वीडियो अपलोड नहीं की हुई है। वो कारण मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें डाले हुए हैं। अगर कोई जानना चाहे तो उस वीडियो को देख सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना के अपने ही चैनल पर अपलोड कर लूँगी। हो सकता है कि मेरी ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि कैसे मैं खुद कोरोना से ठीक हो गई और मेरे साथ रह रही मेरी बहन, जिसने मेरी पूरी देखभाल भी की, वो भी कोरोना से संक्रमित होने से बच गई। कोरोना से मरने वालों की खबरें तो हर तरफ हमारे आसपास फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां देखो वहां न्यूज़ में देखने को मिल जाती हैं, जिससे लोगों में दिन पर दिन हद से ज़्यादा कोरोना को लेके भय बढ़ता जा रहा है। उससे डरना ठीक है, उसका भय होना ठीक है, इसलिए कि ताकि हम उससे अपनी सुरक्षा के उपाय बराबर करते रहें, मास्क लगा के रहें, सैनिटाइजर का यूज़ करते रहें। पर उससे इतना डरना भी ठीक नहीं है कि डर के मारे कोई डिप्रेशन में चला जाए और कोरोना से कम डर से ज़्यादा मर जाए। ऐसा नहीं है कि कोरोना से सब मर ही जा रहे हैं, मरने वालों से ज़्यादा संख्या ठीक होने वालों की भी है। पर ठीक होने वालों की पोस्ट ना तो कोई डालता है और ना उनकी स्टोरी कोई शेयर करता है। ऐसा नहीं है, शेयर भी हो रही है, लेकिन उसकी मात्रा कम है बजाय मरने वालों की। मेरे जानने वालों में ही ऐसे कई लोग हैं जो इससे ठीक हुए हैं। मैं खुद उसका एक उदाहरण हूँ। मैंने हाल ही में फेसबुक पर एक पोस्ट देखी। वो पोस्ट इस प्रकार है: मेरा विनम्र आग्रह है कि कुछ समय के लिए किसी भी परिचित की मृत्यु के समाचार अपनी टाइमलाइन, व्हाट्सएप स्टेटस एवं फेसबुक पर मत डालिए, क्योंकि जो लोग हॉस्पिटल में इस महामारी का इलाज करा रहे हैं या अपने घर पर आइसोलेट हैं, अपना मोबाइल टाइम पास के लिए खोलते हैं, तो उनके सामने इस तरह के समाचार आने से उनका मनोबल और हौसला टूटता है और डिप्रेशन में आकर हिम्मत हार जाते हैं। तो जितना हो सके जो लोग सही हुए हैं उनके मैसेज डालिए और इस महामारी को हराने में हमारी मदद कीजिए। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद न सिर्फ मैंने इसे अपने स्टेटस पर लगाया, बल्कि उसके बाद ही मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे भी अपनी अनुभव शेयर करना चाहिए, ताकि लोगों को इससे सकारात्मकता मिले। तो वीडियो को और अधिक लंबा न करते हुए शुरू करते हैं संक्रमण से ठीक होने तक की मेरी कहानी। मुझे पहली बार फीवर 14 अप्रैल को दोपहर को आया। मुझे लगा नॉर्मल फीवर होगा। मेरे पास उस टाइम पर पैरासीटामोल भी नहीं थी। मैंने सारी दवाइयाँ चेक की, उसमें एक चेस्ट एंड कोल्ड निकली। मैंने देखा कि देखें कहीं इसमें पैरासीटामोल का ड्रग हो, तो देखा उसमें पैरासीटामोल का ड्रग मिल गया। तो मैंने उस समय एक चेस्ट एंड कोल्ड खा ली और रेस्ट किया। उसके बाद मुझे लगा कि मेरा फीवर चला गया, मैं अब ठीक हूँ। मैंने बाकी के अपने सारे काम करना शुरू कर दिए और फिर शाम को खाना पीना खाने के बाद मुझे रात के समय फिर एक बार लगा कि मुझे फिर फीवर आ रहा है। नज़दीक के एक मेडिकल वाले का नंबर था मेरे पास, जाने की स्थिति में नहीं थी, तो मैंने मेडिकल वाले को कॉल करके बोला कि भैया क्या आप मुझे दवाइयाँ दे जाएंगे। मैंने मेडिकल वाले भैया को अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे फीवर है, रिपीट हो रहा है और गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, ना कोई जुकाम के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ना कोई खांसी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, फिर भी गला बंद है, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कफ है और सूखी खांसी आ रही है। बोले ठीक है मैडम, मैं आपको दवाई दे जाता हूँ। वो आए और मुझे दवाई दे के चले गए। उसके बाद फिर यही अगले दिन मेरा थोड़ा कोल्ड और बढ़ गया। ना मुझे जुकाम छींक आ रही थी, ना मुझे जुकाम के जो हमेशा सिम्टम होते थे वो हो रहे थे, ना खांसी की कोई खराश थी, मुझे सीधे ही सूखी खांसी आ रही थी और कफ गले में जमा हो रहा था, जिससे कि मैं बात करने में भी
वो कफ मेरे को खरखर खरखर कर रहा था, फीवर आता रहा। फिर मैंने उनसे वो 1-2 दिन की दवाई दे के गए। फिर मैं 2 दिन की दवाई के बाद उन्होंने कहा आप ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने दवा खाई, उसके बाद मैं ठीक नहीं हुई, मुझे फिर फीवर आ रहा है और गले में भी जो दिक्कत थी, तो मैंने काढ़ा भी पीना शुरू कर दिया। काढ़े के बाद फिर मुझे, जैसे यूट्यूब वगैरह में देखती हूँ सब लोग बोलते ही हैं भाप लो, तो मैंने भाप भी लेना शुरू कर दी। इस दौरान शरीर में बहुत पेन भी हो रहा था, और पेन भी एक अजब अलग तरीके का, कि जैसे पूरे शरीर के अंग अंग में पेन हो रहा था। ऐसा पेन पहले कभी नहीं हुआ। इस प्रकार मैंने 2 दिन की दवा खाई और मुझे लग रहा था कि मुझे फीवर नहीं आ रहा है, पर जैसे ही दवा बंद की मुझे फिर फीवर आ गया। मैंने भैया को बताया, भैया ने कहा आप आ जाइए, मैं आपको फिर से दूसरी दवा दे देता हूँ और पहले से अच्छी दवा दे देता हूँ। मैं भैया के पास गई, उन्होंने पहले से अच्छी दूसरी दवा दे दी और इस बार उन्होंने 4 दिन की दवा दे दी। मैंने फिर से कंटिन्यू दवा खाना शुरू कर दिया। काढ़ा, भाप, ये सब भी चल रहा था। 4 दिन दवा खाई, कोई फीवर नहीं आया। हाँ, कफ और वो जो सूखी खांसी है वो बनी हुई थी। मुझे लगा मैं ठीक हो गई हूँ। 4 दिन की दवा के बाद मैंने फिर दवा रोक दी। कफ है, कोई बात नहीं, एक कफ सिरप और ले लेंगे, उसके बाद मेरा कफ भी चला जाएगा। लेकिन जैसे ही दवा रोकी उसके बाद फिर फीवर आने लगा। इस तरह 2 दिन की दवा, 4 दिन की दवा, 6 दिन की दवा खाने के बाद मेरा फीवर और मेरी तबीयत बराबर जैसी की तैसी बनी हुई है। इसी दौरान मेरी बहन दीपा का एक दिन कॉल आ गया, तो मैं उसे बताई कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो बोली कोरोना टेस्ट करा लो। मैंने कहा अभी अनजान शहर में, यहाँ मैं कहाँ कोरोना टेस्ट कराने जाऊंगी, ऊपर से अगर पॉजिटिव निकल आया तो कैसे क्या मैनेज करूंगी, तो दिक्कत ही हो जाएगी। तो उसने कहा अगर तुम मेरे पास आ सकती हो तो मेरे पास आ जाओ, यहाँ करवा लेंगे। मैं कह तो ठीक रही हो, ट्रेन तो चली रही है, आ तो सकती हूँ, और इस टाइम तो सब बंद है, जॉब वॉब तो वैसे भी नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो पर लेकिन ये डर भी लग रहा था कि अगर पॉजिटिव निकला तो सिस्टर को भी ना हो जाए। फिर किसी तरह मैंने कहा चलते हैं, यहाँ हालत बिगड़ी तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। और मैं 22 तारीख को किसी तरह अपनी सिस्टर के पास पहुँच गई। फिर उसके बाद सिस्टर बोली थोड़ा नाश्ता कर लो, फिर हम लोग सरकारी हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ तुम्हारा टेस्ट करा देते हैं। और फिर हम सरकारी हॉस्पिटल नाश्ता करने के बाद गए। अब यहाँ मैं आपको अपने टेस्ट के साथ साथ सरकारी हॉस्पिटल में हो रही वो लापरवाही, जिनको हम सिर्फ न्यूज़ में सुनते और देखते हैं, जो मैंने अनुभव की वो भी बता देती हूँ। आपको सुनकर हंसी भी आएगी इसमें। भाई लाइन में लगे, मेरी बारी आई। जैसे ही मैं गई, मेरा टेस्ट हुआ और मेरा सैंपल मेरे हाथ में था। मुझसे सैंपल लिया ही नहीं गया। उसके बाद मैं लेके, मुझे पता ही नहीं था इसका क्या करना है, मुझे समझ ही नहीं आया कि कितनी जल्दी उन्होंने क्या कुछ कर दिया। ऊपर से मैं बीमार भी इतनी थी। मैं उसको लेके बाहर आ गई। मेरी सिस्टर ने कहा हो गया टेस्ट, चलो घर चलते हैं। मैंने कहा घर चलते हैं, ये रहा मेरा टेस्ट। मैंने दिखाया, कह रही इसको लेके बाहर क्यों आ गई, जब तुम इसको घर ही ले जाओगी तो तुम्हारी रिपोर्ट कहाँ से आएगी। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं चुप हो गई। फिर उसने जो वहाँ पर था, जो टेस्ट कर रहा था, उसको अच्छे से फटकार लगाई कि तुम ये क्या टेस्ट कर रहे हो, जब सैंपल इसके हाथ में ही पकड़ा दिया, वो लेके बाहर तक आ गई, तो आप रिपोर्ट कहाँ से दोगे। तो इस चीज़ का ख्याल आपको रखना चाहिए कि जो टेस्ट कराने आया उसको थोड़ी पता है ये चीज़। उसको अच्छे से डांटा मेरी बहन ने। फिर जाके उसने सैंपल मेरे हाथ से लिया और सैंपल बाकी सैंपल्स के साथ रख दिया। हॉस्पिटल के ये हालात और ये लापरवाही देख के तुरंत ही हमने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चलना चाहिए। और हम इस प्रकार फिर एक प्राइवेट डॉक्टर के पास गए। वहाँ जाने पर डॉक्टर ने भी हमको सिटी स्कैन लिख दिया। सिटी स्कैन की रिपोर्ट 36 घंटे में आनी थी। हमने एक समझदारी का काम ये किया कि डॉक्टर को बोला कि जब तक सिटी स्कैन की रिपोर्ट आती है आप हमें कुछ दवाई भी साथ में लिख दीजिए, क्योंकि रिपोर्ट आने में देर हो जाएगी, तब तक हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी।
हमारे कहने से डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ भी लिख दी, जो कि रिपोर्ट आने तक हमने दवाइयाँ खाई। इस सब के साथ दिन में 2 बार सुबह शाम भाप और काढ़ा भी कंटिन्यू रखा। दवाओं से मुझे आराम मिल रहा था। 2 दिन हो गए थे और सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें कोरोनल निमोनिया निकला। परंतु अब तक सरकारी हॉस्पिटल की कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई थी। डॉक्टर ने सीटी स्कैन देखा और उस हिसाब से आगे की दवाई ली थी और कुछ ब्लड टेस्ट भी लिख दिए। हमने वो भी कराए, उनकी रिपोर्ट्स भी आ गई। अब 28 तारीख हो गई थी, मेरी तबीयत में सुधार होने लगा था। तब 28 तारीख की रात को 10:41 पर एक मैसेज आया, डियर रानू श्रीवास्तव, आपका कोविड टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से अगले ही दिन से मेरे हॉस्पिटल से सुबह शाम कॉल आने लग गए तबीयत का पूछने के लिए। यहाँ एक बार फिर मैं हॉस्पिटल की लापरवाही बताऊंगी, जिस पर आपको हंसी भी आएगी। मेरा पर्चा बना था रानू श्रीवास्तव के नाम से और मेरी रिपोर्ट आई रानी श्रीवास्तव के नाम से, जिसको मैंने किसी तरह ठीक करवाया। उसके बाद मेरे पास कॉल आते थे रानी श्रीवास्तव के नाम से। 2-3 दिन बाद फिर मेरे पास कॉल आने लगे राणा श्री के नाम से। तब तक मैं ठीक भी हो गई थी। पहले तो मैं कह देती थी हाँ ठीक है, मैं खुद ही बात कर रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। उसके बाद जब काफ़ी दिन हो गए कॉल आ रहा था, फिर मैंने एक दिन उनसे बोला, मैंने कहा भाई एक बात बताइए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब किस तरह काम करते हैं। मेरा कोरोना तो ठीक हो गया, लेकिन मेरे नाम का जो आप लोगों ने कोरोना बनाया है वो कब ठीक होगा। मेरा नाम था रानू श्रीवास्तव, रिपोर्ट दी आपने रानी श्रीवास्तव के नाम से और अब आप कॉल करते हैं राणा श्री के नाम से। मेरे तो नाम को ही कोरोना कर दिया आपने। तो जो भी उधर से बात कर रहे थे तो वो बहुत हंसे, बोले अच्छा ठीक है मैम, कोई भी है जो भी है, कुल मिला के आप ठीक हैं। मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, अब आपके नाम का कोरोना भी ठीक हो जाएगा, अब आपको कॉल भी नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है, धन्यवाद। खैर इस तरह अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। और इस दौरान मैंने जो खास सावधानी बरती वो ये थी कि मैंने समय से दवाइयाँ ली, प्रॉपर खाना खाया और जो अपने खुद के काम थे जैसे अपने कमरे की सफाई, अपने कपड़े धुलना, ये सब भी बराबर करती रही और भरपूर रेस्ट लिया। और सबसे बड़ी बात कि उस समय उस दौरान मैं नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव खबरें जो भी थी वो सब पढ़ना, सुनना, देखना बंद कर दी थी। या तो अपने काम करती थी छोटे मोटे, जैसे जैसे ठीक होने लगी मैंने काम करना शुरू कर दिया। 4 से 5 दिन मैंने करीब बहुत ज़्यादा रेस्ट किया, सोती ही रहती थी। हो सकता है दवाइयों की वजह से मुझे बहुत नींद आती थी और जब भी अगर उठती थी, मोबाइल अगर चलाती भी थी तो या तो कोई फनी वीडियो देखा करती थी या तो फिर कोई ना कोई मूवी देखा करती थी। लेकिन मैं उस समय, उस दौरान जब तक मुझे ये प्रॉब्लम रही, मैंने नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव खबरें, जो भी कोरोना से डेथ हो रही थी, जो भी आंकड़े थे कोरोना की उस समय क्या कुछ चल रहा है पूरे देश समाज में, मुझे कोई लेना देना नहीं था। मैं कुछ भी नहीं सुनती थी क्योंकि मैं जानती हूँ कि नेगेटिव चीज़ों का नेगेटिव इफेक्ट होता है। और अपने आसपास मैं देख भी रही थी कि कुछ लोग कोरोना से नहीं, कोरोना के डर के कारण मर रहे थे। किसी को डर से बीपी हाई होने से मर रहा है, किसी का डर से शुगर बढ़ जा रहा है उससे मर जा रहा है, किसी को डर के कारण ही अटैक आ जा रहा है उस कारण मर रहा है। मैं ये नहीं कह रही अधिकांश लोग उसी से मर रहे हैं, लेकिन कुछ % लोग कोरोना से कम कोरोना के डर से ज़्यादा मर रहे हैं। तो इसलिए इस दौरान मैं नेगेटिव खबरों से दूर रही, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा, समय से दवा खाई, खाना खाया और ईश्वर को हर रोज़ धन्यवाद दिया करती थी कि मेरा आज का दिन कल से बेहतर गुजरा। समय रहते ही जैसे ही मुझे कोरोना का ख्याल आया, मैंने तुरंत सारे टेस्ट कराए और टेस्ट की रिपोर्ट का इंतज़ार किए बिना, ये खास बात है, तो जब तक टेस्ट की रिपोर्ट आती हैं तब तक इंसान निपट लेता है। टेस्ट की रिपोर्ट का इंतज़ार किए बिना मैंने अपनी दवाइयाँ शुरू कर दी। अब एक आखिरी बात ये कि मेरी बहन कैसे संक्रमित होने से बची।
मैंने इस दौरान खुद भी उसका ख्याल रखा, यानी कि मैं उससे दूर रहा करती थी, मैं अपने कमरे में ही रहा करती थी। उसका कमरा अलग था, मेरा कमरा अलग था, दोनों के कमरे में भी हमारा काफ़ी डिस्टेंस था। वो मुझे बाहर से ही खाना दिया करती थी, दवा का पूछा करती थी और उसने साफ हिदायत दी थी कि तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए तो तुम फ़ोन करना, रूम के बाहर यहाँ वहाँ मत घूमना। मुझे भी लगा ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ को ज़रूरत पड़ने पर टच करती थी तो तुरंत ही वो उस चीज़ को, मेरे रूम के बाहर की अगर कोई भी चीज़ को मैं टच करती थी तो तुरंत उसे सैनिटाइज करती थी। हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे, वहाँ से आने के बाद दोनों ही लोग अपने अपने कपड़े चेंज करते, अपने अपने रूम में चले जाते थे। जब भी अगर कभी साथ होते थे तो मास्क लगाते थे। वो पूरी तरह अपना ख्याल रखी और मैंने भी इस बात का पूरा ध्यान दिया कि मैं अपने कमरे में ही रहूं, और अगर कमरे से बाहर किसी कारण निकलना है तो मुझे किसी चीज़ को छूना नहीं है और मुझे मास्क लगा के रखना है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसे किसी चीज़ के लिए बोलूं तो वो अगर छू भी लूं तो वो तुरंत सैनिटाइज कर दे। इस दौरान दीपा भी दिन में एक बार भाप लिया करती थी और एक बार काढ़ा भी पिया करती थी कि अगर ऐसा कोई संक्रमण आता भी है तो उस पर बिल्कुल भी इफेक्ट न डाले। इस प्रकार इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष तो मेरे अनुसार ये निकलता है कि हमने इस कोरोना की लड़ाई में मुख्य 4 बातों का ध्यान रखा। नंबर 1 साफ सफाई, नंबर 2 समय पर इलाज बिना किसी रिपोर्ट के इंतजार के, नंबर 3 नकारात्मक खबरों से खुद को दूर रखा, नंबर 4 और सबसे ज़रूरी चीज़ कि सारा का सारा इलाज हमने घर पर किया, क्योंकि हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो हॉस्पिटल में आपके अलावा कई और ढेरों मरीज होते हैं। हो सकता है आप ठीक होने वाले हो, कोई सीरियस पेशेंट हो, उसका संक्रमण आपको लग जाए। दूसरी बात कि वहाँ पर इतना मचा रहता है नेगेटिविटी कि पता चला कि आपके बगल वाला निपट गया, पता चला कि उस वार्ड में कहीं कोई निपट गया, कहीं कोई किसी की डेथ हो गई, तो उससे वहाँ पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं रहती हॉस्पिटल में। वैसे भी नॉर्मल भी जाए कोई इंसान हॉस्पिटल तो दवाइयों की बदबू से, वहाँ का माहौल से, वहाँ के एटमॉस्फेयर से अच्छा खासा इंसान बीमार हो जाता है। इसलिए अंत में मेरा सुझाव इस वीडियो के माध्यम से यही है कि अगर किसी को कोरोना होता है तो सबसे पहले घबराइए मत, समय से इलाज लीजिए, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में किसी को होता है सावधानी से उसका ख्याल रखिए। कुल मिला के सबसे पहली चीज़ डरना नहीं है, सावधानी पूरी रखनी है और जितना हो सके हॉस्पिटल से इलाज लो, पर हॉस्पिटल में एडमिट होने से बचो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि इस वीडियो से और लोगों को भी कुछ सकारात्मकता मिले और लाभ मिले। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।